आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश और उन दोनों के बीच में आर्थिक नीतियों को लेकर के कैसे भारत एक मिसाल कायम कर रहा है, उस पर एक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे कि आप तक मैं बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद मेरे YouTube वीडियो पे आप देखेंगे कि मैंने एक बार कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, और वर्ल्ड ऑर्डर में न केवल पॉलिटिकली वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा बल्कि इकोनॉमिकली भी वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना के बाद की क्या स्थिति है और मूलतः भारत उपमहाद्वीप की आर्थिक स्थिति क्या है, हम अपनी तुलना हमेशा अपने पड़ोसियों से कर ही जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या रहने वाली है, या अपने मूल परिवार से जब तुलना करते हैं। यानी कभी हम एक थे, आज हम अलग अलग हैं। अपने कहते नहीं, कानपुर में मुझ छुपा हुआ है, अपने यूपी में कहते हैं कि जो एक DNA है, जिनका कभी एक DNA रहा है, उनकी तुलना से हम अपनी स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं, एक मैं उदाहरण देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का जो महंगाई दर है वो 50% है, 50% तक मनी इन्फ्लेशन है। तो आप इसमें, क्योंकि आज इंटरनेशनल नहीं है या इंटरनेशनल होकर के पूरे वर्ल्ड का नहीं है, एशिया महाद्वीप का है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप पे हम लोग पर चर्चा करेंगे। इसलिए उस पर बात करते हैं कि आप सोचिए, अर्जेंटीना में 50% का इन्फ्लेशन है, भारत में 5% का इन्फ्लेशन है, श्रीलंका में पिछले साल 15% का मनी इन्फ्लेशन रहा है, 15% की दर से मुद्रास्फीति बढ़ी है। पाकिस्तान की भी कुछ हालत इससे बेहतर नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की आर्थिक स्थितियों पर। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर जब हम पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत क्यों कोरोना काल के बाद, पहले इस पर बात करते हैं। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 130 से 135 करोड़, कुछ लोग 138 करोड़ भी कहते हैं। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.25, 2.25 करोड़, यानी जितनी दिल्ली या मुंबई की पॉपुलेशन उतने पूरी श्रीलंका की है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22-23 करोड़ है, जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। यानी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का मात्र का ही पाकिस्तान है। नेपाल की भी जनसंख्या बहुत 2-4 करोड़ के आसपास ही है। तो इन तीनों राष्ट्रों की जनसंख्या अगर हम मिला दें तो भी भारत के 2 राज्यों के बराबर ही। इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद, इतने बड़ी महामारी के बाद पाकिस्तान पॉलिटिकली टूट गया, फिर से चुनाव हुए, वहाँ की सरकार चली गई। श्रीलंका की सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं। नेपाल की आर्थिक स्थिति, अभी कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कहीं, तो 4 से 6 महीने का फॉरेन रिजर्व बचा है नेपाल की। नेपाल की भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। भारत में राहुल गांधी के अनुसार तो कहते हैं कि श्रीलंका जैसी स्थिति 2-3 से 4 साल में भारत की हो जाएगी। लेकिन क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात तर्कों पर सही है? अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापना है तो 3-4 पैरामीटर हैं, जैसे FDI कितना आ रहा, फॉरेन रिजर्व कितना है इस देश में। कोरोना काल में भी विश्व में सबसे ज़्यादा FDI लाने वाला देश भारत है। कोरोना काल में भी FDI भारत में सबसे ज़्यादा आया, निकला नहीं, पैसा बढ़ता रहा। दूसरा, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है, हमने 400 अरब डॉलर का हमने एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा था, और 400 अरब डॉलर को 1 अप्रैल आने के पहले हमने प्राप्त कर लिया। हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीने पहले। जो 12 महीने का लक्ष्य रखा था हमने 11 महीने में प्राप्त कर लिया। 400 अरब, इतिहास में कभी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया। तीसरी बात आती है टैक्स कलेक्शन। किसी सरकार की, किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति को अगर जानना है, अच्छी या गड़बड़ चल रही है, तो सरकार का कितना कर आया टैक्स के रूप में। आप जानते हैं प्रत्यक्ष कर जो है 1,76,000 करोड़, यानी लगभग पौने 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, 2 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। और ये कोरोना के बाद 1,76,000 करोड़ आया, और सर्वोच्च है भारत में प्रत्यक्ष कर। अभी तक इतना ज़्यादा कभी नहीं आया, न GST के पहले न GST के बाद। भविष्यतों का तो नहीं कह सकते, भूत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो देश की इकोनॉमी कहाँ से खराब है कि श्रीलंका जैसे हमारे हालात हो जाएंगे, जैसा कि हमारे प्रमुख प्रिय भारत के क्या कहें गोल्डन स्पून प्राप्त किए हुए पुत्र राहुल गांधी जी,
जो एक तरफ से आलू डाल के दूसरी तरफ से सोना निकालते हैं, वो तरीका मिल गया भाई, लोगों ने खोज लिया कि आलू से सोना कैसे बनाएंगे। आलू डालेंगे, चिप्स बनेगा, चिप्स लोग खाएंगे, मोटे होंगे और फिर लोग सो जाएंगे। सोना हो गया ना, आलू से सोना बना। तो राहुल गांधी जी जान सकते हैं आलू से सोना बनाना। मैं सटायर में कह रहा था, व्यंग्य में कह रहा था। खैर, तो नेपाल की ने ऐसी क्या गलती की, पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की, श्रीलंका, ये सब भारत एक साझा संस्कृति के हिस्से थे। चोल काल में श्रीलंका, आधे से ज़्यादा श्रीलंका भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। पाकिस्तान तो भारत का ही सीधे सीधे था। नेपाल भारत की संस्कृति से हजारों साल से जुड़ा हुआ है, हमारा भाई है। बांग्लादेश हमारी आंत काट के, हमारा हिस्सा, एक हाथ काट के बांग्लादेश बना, एक हाथ काट के पाकिस्तान बना। फिर ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो आज के 70 साल पहले साझा संस्कृति से करते थे, एक ज्योग्राफी का हिस्सा थे, एक कल्चर का हिस्सा थे, एक जैसी परिस्थितियाँ थी, तो ऐसा क्या हो गया कि ये इकोनॉमिकली इस तरह से नष्ट हो गए। इस पर हम लोग गहनता से सोचें। देखिए, भारत ने भी बहुत सारे प्रयोग किए, उसमें समाजवादी प्रयोग भी है, उसमें प्राइवेट इकोनॉमी का भी प्रयोग है। लेकिन अगर आप देखें कुल मिलाकर के, तो भारत क्यों ग्रो कर रहा, श्रीलंका क्यों नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, नेपाल क्यों नहीं कर पा रहा। एक तो आप समझिए, चाहे श्रीलंका की इकोनॉमी हो, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, दोनों राष्ट्रों की जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी जो है नकारात्मकता से भरी हुई इकोनॉमी है, जहाँ एक तरफ रिलीजियस निगेटिविज्म है, एक तरफ कास्टिज्म वाली या ब्रीड वाली निगेटिविज्म है। श्रीलंका में सिंघली और नॉन सिंघलीज, और पाकिस्तान में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। तो पाकिस्तान या श्रीलंका की जो नीति है, वो नीति सबको मिला करके चलने वाली नहीं। उनके संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है, चाहे श्रीलंका का संविधान हो और चाहे पाकिस्तान का संविधान। तो इसलिए, लेकिन नेपाल में तो ऐसा नहीं। फिर नेपाल क्यों फेल हो रहा है? नेपाल की जो नीतियां हैं, वो कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद चीन की तरफ झुकी हुई नीतियां हैं। भारत विरोध एक कारण नेपाल की फेल्योर का है। नेपाल पूरी की पूरी इकोनॉमी नेपाल और भूटान की भारत पर निर्भर थी। हाँ, श्रीलंका और पाकिस्तान की भारत पर निर्भर नहीं थी। तो नेपाल की जो फेल्योर का कारण है, वो भारत से नफरत है। पाकिस्तान की फेलियर का कारण है नफरत ओरिएंटेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज का बनाना। श्रीलंका का है भारत से। अब देखेंगे पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर के बैठ गया और ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इकोनॉमिक बनाया जो फायदेमंद नहीं थे। जो पैसा लग के जो प्रोजेक्ट बना, उससे वो आमदनी नहीं होनी थी, लेकिन उसका ब्याज तो देना ही था। तो और ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई, मुफ्त में चीज़ें इतनी ज़रूरत से ज़्यादा बांटी। भारत में भी थोड़ा कल्चर आया, लेकिन सरकार श्रीलंका और पाकिस्तान की फेल्योर के बाद अपने आप को संभालने का प्रयास कर रही है। तो इससे बचना है। तो श्रीलंका का फेल्योर है भारत विरोध, नेपाल के विरोध कारण है भारत का विरोध, पाकिस्तान का फेल्योर कारण है भारत का विरोध। लेकिन नेपाल के विरोध प्रमुख कारण है भारत का विरोध और श्रीलंका चाइना की गोद में जाके बैठना, चाइना के उस मकर जाल में आना जो उधार धन की बात है, उधार लेकर के और घी पीने वाली बात। लेकिन पाकिस्तान के फेलियर के कारण उनकी नफरत भरी राजनीति है, श्रीलंका के फेलियर के कारण उनकी नफरत भरी राजनीति है। भारत ने तीसरा, पाकिस्तान के फेलियर का कारण है समय के साथ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज करना बदलना। श्रीलंका का सबसे बड़ा कारण है समय के साथ अपने कठोर निर्णय न लेना, इकोनॉमी के बेनिफिट के निर्णय न लेना। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए निर्णय न लेना। भारत ने 1990 में तय कर लिया था कि समाजवाद से देश का भला नहीं होने वाला है। 1991 में हमने LPG लाए, लिबरलाइज किया अपनी पॉलिसीज को, प्राइवेटाइज करने का प्रॉमिस किया, न केवल हानि वाले सेक्टर में बल्कि लाभ वाले सेक्टर में। यानी सरकार 1991 के बाद उसने कहा कि हम 3 चरणों में अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ओरिएंटेड ले जाएंगे। और क्या करेंगे, हम सरकार व्यापार नहीं कर सकती, सरकार नए परिवेश में अब व्यापार करने से मना करेगी, वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगी। हमने LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से इस तरफ चलने की प्रक्रिया को हमने स्वीकार किया। तो समय के साथ हमने बदला अपने आप को, अपनी नीतियों को बदला। लेकिन हमारे पड़ोसियों ने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो, उसने अपनी आर्थिक नीतियों में उस तरह से चलना शुरू नहीं किया, उस तरह से कठोर नीतियों को फॉलो नहीं कराया। क्यों? क्योंकि लोक लुभावनवादों से देश में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता था, इकोनॉमी भले ही उससे बेहतर ना हो। इस देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 साल तक लोगों को कोरोना से मुंह को नहीं मरने दिया। ये लोक लुभावन नीति में नहीं आएगी। IMF ने परसों या कल कहा है कि भारत में जो बहुत निचले तबके के जो गरीब हैं, अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या कोरोना काल में घटी है, बढ़ी नहीं है। और इसमें भारत सरकार की जो फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो फायदेमंद रहा है। IMF ऐसा राष्ट्र है जो किसी राष्ट्र की तारीफ नहीं करता, भारत की तो कतई नहीं करता, उससे बहुत चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि IMF में एक ही बार हम गए थे। वो IMF दुनिया का एक ऐसा बनिया है जो एक बार किसी देश को कर्ज देता तो बार बार कर्ज जाल में फंसाता है, लेकिन भारत एक बार कर्ज लेने के बाद दोबारा उसके जाल में कभी फंसा नहीं। और इसीलिए IMF भारत से और चिढ़ता है। बनिया को तो ब्याज चाहिए, पैसा चाहिए, और अपने हिसाब से बड़ी बड़ी MNCs के लिए नीतियां बनवाने के लिए चाहिए। तो हम LPG तो कर चुके थे IMF पे, लेकिन दोबारा हम IMF के पास देंगे। विश्व के बहुत कम देश है, मेरी जानकारी में शायद 1-2 और कोई हो तो हो, मेरे पास तो भारत का ही जानकारी है, जो IMF जाने के बाद एक बार के बाद दोबारा कभी नहीं गए। कोई 1-2 देश हो तो हो सकते हैं। तो आप समझिए कि जो मोदी जी कर रहे हैं, ये एक फूड सिक्योरिटी जरूरी थी भूखमरी की, किसी को काम मिले ना मिले, खाना मिले। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो कहते हैं हम लाइट फ्री दे देंगे, हम ये भी फ्री दे देंगे लोगों को, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री पहले दिन जाके केंद्र सरकार के पास जाकर के भीख मांगते हैं, पैसा दे देंगे, वो मुफ्त में पंजाब के लोगों को देंगे, कहेंगे देखा जी, और देश की पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठाल देंगे। हाँ, तो अगर इस तरह के लोग सक्सेस होते हैं और इस तरह की प्रक्रियाएं चलने लगेंगी तो भारत का भी भट्ठा बैठना तय है। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने किया, ये उस उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते। IMF जो कि भारत सरकार का, भारत का एक तरह से भारत की नीतियों का विरोधी है, उसको तक भारत की इस फूड सिक्योरिटी व्यवस्था को जो भारत सरकार सितंबर तक जारी रखने वाली है, संभवतः उसके बाद वो फिर बंद करेगी, और बंद करना भी चाहिए। जब देश की स्थिति नॉर्मल हो जाए तो आपातकाल की स्थितियों को हमेशा चालू नहीं रखा जा सकता। वो कहीं न कहीं देश के ऊपर, सरकार के ऊपर इकोनॉमिक बोझ होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि श्रीलंका के संबंध, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो रिलेशन है, या पाकिस्तान के हैं या नेपाल के हैं, उनकी स्थिति इसीलिए गड़बड़ हुई। बांग्लादेश की भी गड़बड़ हुई। बांग्लादेश की स्थिति बहुत गड़बड़ है भारत की तुलना में, लेकिन बांग्लादेश ने भारत से नफरत नहीं किया उस हद तक। कट्टरपंथा भारत बांग्लादेश में भी है, लेकिन उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा बेहतर बनाया और भारत से सबक लिया नफरत करने की जगह पर। तो नेपाल जैसी या पाकिस्तान जैसी या श्रीलंका जैसी बांग्लादेश की स्थिति नहीं है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा बेहतर है, और वो इन राष्ट्रों की तुलना में उस तरह से बर्बाद नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने भारत और उसके जो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े जो देश हैं, जो कभी हम सब साझा विरासत में हुआ करते थे, हमारा एक साझा कल्चर है, या एक राष्ट्र के रूप में भारत था, उसी के कुछ टुकड़े हुए हैं, उनसे हमने तुलना करके बताया है कि कोरोना काल के बाद उनके आर्थिक झंझावात कैसे हैं, और वो किस तरह की, क्यों वो सर्वाइव उस तरह से नहीं कर पाए, जबकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, जोग्राफिकली हम बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, और वो राष्ट्र के रूप में क्यों इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहे। भारत क्यों सर्वाइव कर पा रहा है? उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।